वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं महंगाई पे। मलिक साहब, क्या समझते हैं कि महंगाई, हुकूमत कहती है हमने कंट्रोल कर लिया, सब मुश्त बहुत अच्छी जा रही है, महंगाई उस तरह से नजर नहीं आती, अवाम रो रही है, आपका तजिया क्या कहता है? सबसे पहले तो बताएं कि आप पे क्या असर हुआ महंगाई का, फिर आगे जाके अवाम के हवाले से भी बात करें। देखें जी, दुनिया शोर मचाए, महंगाई होगी, लेकिन जो गवर्नमेंट के अदाद शुमार है ना, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये बताया कि सिर्फ पिछले सितंबर से इस महीने में 8% महंगाई बढ़ गई है जी। अब जब गवर्नमेंट के अदाद शुमार ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है और टोटल जो है 14-15% पर चली गई है, 45% साहब जब से गवर्नमेंट आई है 45% पर चली गई है। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश रही नहीं है कि महंगाई नहीं है। दुनिया चीख रही है, बिलबिला रही है, खुदकशियां कर रहे हैं, लोगों का एक वक्त दो वक्त की रोटी खाना बहाल हो गया, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। पेट्रोल जो है ना, आप देखें कि वो कितना महंगा हो गया है। अभी समरी आई थी, लेकिन वो फिलहाल समरी नहीं उन्होंने पास की वज़ीर आज़म ने, लेकिन आइंदा समरी आएगी तो ये पिछला भी और आगे भी हो जाए 10 रुपए फी तो भी कर देते। मलिक साहब क्या था, आवाम पहले पिस रही है ना, कितना बोझ पड़ जाता और इसलिए नहीं बढ़ाई गई। इधर लॉन्ग मार्च वगैरह धरने शरने हो रहे थे, उन्होंने कहा इस वक्त मौका नहीं है ये 5 रुपए लीटर बढ़ाने का, इसलिए वो समरी रिजेक्ट की गई। लेकिन देखना कि अगले हफ्ते ये 10 रुपए समरी आएगी तो ये 5 पिछले भी तो अगले भी 5-10 कसर निकल जाएगी। तो जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज के ऊपर उसका असर पड़ता है। अब ये ऑयल है, बाहर से इंपोर्ट होता है, ये जो घी इसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है, जब ये डॉलर महंगा होगा तो ये भी महंगा हो जाएगा। अच्छा, तारिक साहब के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था, उन्होंने कहा था जी कोरोना ज़दा हुकूमत है, यानी कि आते ही कोरोना मिल गया। कोरोना तो अभी मलिक साहब पिछले साल शुरू हुआ है, 3 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है हुकूमत को, तो फिर किस तरह से तारिक साहब कहते हैं जी कोरोना ज़दा, इनसे भी पूछूंगा। पर आ गया है। अब देखिए कोरोना भी खत्म हो गया है। पॉलिसीज में मैं बात करता हूँ, जो कंटेनर में खान साहब के दावे थे कि हम आवाम के लिए तमाम चीजें सस्ती कर देंगे, महंगाई नहीं होगी, अगर हमने महंगाई से कमाई करनी है तो ऐसी कमाई का कोई फायदा नहीं, अगर मैं कर्जा लूंगा तो खुदकुशी कर लूंगा। तो मलिक साहब ये दावे कहाँ पे हैं, क्यों नहीं खुदकुशियां होती? बात यह है कि ये जो है ना, वो तो इसकी आप बात छोड़ दें, वो तो 1000 यू टर्न लिया है खान साहब ने, जो कंटेनर के तो आज के दरमियान जो कंपेयर करें ना, 1000 के किस्म ये यू टर्न है, उनको तो छोड़ दें। वो कहते हैं यू टर्न नहीं है, मैं तो अपनी बात आवाम के लिए करता हूँ कि जो फायदा होता है मैं बात कर देता हूँ, अगर बाद में मुझे नजर आता है कोई बात मैंने तब्दील करनी है जिसमें आवाम का फायदा है तो मैं दोबारा वो बात कर देता हूं। वो कहते हैं 1 करोड़ में नौकरियां दूंगा। ये देखे पाकिस्तान जब से बना आज तक 1 करोड़ मुलाजमत नहीं हुई। तो अभी 2 साल है, 1 करोड़ 74 सालों में 1 करोड़ मुलाजम नहीं भर्ती हुए, तो 1 साल या 5 साल में कैसे हो सकता है? कुछ जादू की छड़ी है उनके पास, या सुलेमानी ज़ंबील निकाल के ज़ंबील से निकाल के। अब इनके पास वक्त ही नहीं रहा, अब जनरल इलेक्शन आने वाला है, अब ये इन हाउस चेंज होने वाली है, आपको पता ही नहीं अंदर के क्या चल रहा है। क्या सारी चीजें होती हैं। ऑपोजिशन पे भी मैं बात करूंगा कि ऑपोजिशन क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। तारिक साहब आपकी तरफ आता हूँ, आपने एक प्रोग्राम में कहा था जी कोरोना ज़दा हुकूमत है, कोरोना भी मलिक साहब ने भी कहा कि खत्म हो गया तकरीबन, ठीक है, सारी दुनिया कोरोना से बाहर अब निकल आई है। तो आप चूंकि पीटीआई को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप यूथ के सदर भी हैं हाफिजाबाद के, यूथ इनके साथ अब है या नहीं है, और क्या हालात देखते हैं जो वादे किए गए थे? देखें जी, मैं तो समझता हूँ कि जो मलिक साहब कह रहे थे मैं तो उनको रिबेट करता हूँ कि एक तो जो नौकरियों का वादा किया गया था जी, वो कोई भी रियासत इस तरह नहीं करती कि वो सरकारी यानी कि पब्लिक जो सर्वेंट हो, उसकी तो किसी रियासत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं। जो उनका माटो था वो ये था कि आप इतना चीज़ों को डेवलप कर देंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, तो वो निकली हैं। जफर साहब, जुमले में बहुत फर्क होता है। देखें, एक नुक्ता जो है वो महरम से मुजरिम बना देता है, वही चीजें आप सुने ना, एक जुमले में फर्क होता है। उन्होंने कहा था जी 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ठीक है, उन्होंने ये नहीं था कहा कि हमारी पॉलिसी से 1 करोड़ नौकरियां निकलेंगी सेक्टर में। उसको प्रॉपर फिर आप या नहीं समझ पाए या शायद मुझे ना, उन्होंने कहा आप अपने एंगल से समझाए ना किस तरह 1 करोड़ नौकरियां पैदा की जाएंगी, और वो उनका ज्यादा मकसद था कि वो प्राइवेट सेक्टर जो है, जो इंडस्ट्री बंद थी, मामला दुनिया से कट ऑफ थे, तो वो जब बहाल हुए तो वो पहले से कहीं बेहतर है। अच्छा, कहाँ पे नौकरियां मिली, किस सेक्टर में मिली, कोई एक सेक्टर बता सकते हैं? जो 24 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। अब मेरी सुन लेना मलिक साहब, मेरी सुन लें।
جو آپ کے میں نے یہ لاسٹ ٹائم بھی ایگزامپل دی تھی کہ جو ہماری انڈسٹریز جتنے سٹیز ہیں وہاں پہ آلموسٹ انڈسٹری ٹوٹل رن چل رہی ہے. فیصل آباد میں تو لیبر شارٹیج ہے کہ وہاں پہ لیبر نہیں مل رہی ہے, انڈسٹری اتنی گرو کر گئی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹوٹل میڈیا جو ہاؤسز ہیں وہاں پہ بڑے بڑے اینکرز نے وہاں پہ جا کے فیکٹریز کو وزٹ کیا اور لوگوں سے بات کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑی ہے, کم نہیں ہوئی. فارن ریمیٹنس بڑے ہیں, کم نہیں ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی آپ دنیا کے کسی بھی ملک کو دیکھ لیں, ان کی شرح جو مہنگائی اس کو دیکھ لیں تو پوری دنیا جو ہے اس پہ رو رہی ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی آئی ہے, اس سے کئی درجے کم پاکستان میں مہنگائی. اچھا چلے میں سوال یہ ملک صاحب کی طرف بھی لے کے آؤں گا, لیکن ایک چھوٹا سا جواب دے دیں. آپ نے کہا جی انڈسٹری گرو کر گئی, تو پھر کیوں حکومت روتی ہے کہ ہمارے خزانے خالی ہیں؟ اگر گرو کی ہے, خزانہ بھرنا چاہیے, سبسڈی دینی چاہیے گورنمنٹ کو ہر جگہ پہ, پھر یہ رونے کیوں روئے جاتے ہیں؟ یہ سوال میں ملک صاحب بھی کروں گا, لیکن آپ پہلے اس کا جواب دے دیں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کے پاس آپ کی پاکٹ میں پیسے ہوں گے, آپ کے گھر میں پیسے ہوں گے, یا آپ کی ریاست کے پاس پیسے ہوں گے, تو آپ کسی کو سبسڈی دیں, یا آپ کسی کے لیے سہولتیں پیدا کریں, یا آپ کسی کے لیے کوئی انڈسٹری یا کسی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی پاکٹ خالی ہے, آپ کا ملک کا خزانہ خالی ہے, تو آپ تو پھر مانگے تانگے پہ نہ گھر چلا سکتے ہیں, نہ آپ اپنے آپ کو چلا سکتے ہیں. آپ نے کہا انڈسٹری گرو کر چکی, گرو کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں. آپ کے ریزرو جو ہیں, جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں, وہ انکریز کیے, ڈیکریز نہیں ہوئے. آپ جو لاسٹ گورنمنٹ قرضے لے کے انکریز کیے گئے نہیں, قرضے واپس بھی کیے گئے. کہاں کیے ہیں واپس قرضے واپس بھی؟ آپ دیکھیں نا, آپ کو پتا ہوگا, آپ اینالسٹ ہیں, آپ اینکر ہیں, آپ کو پتا ہے سارا کہ کتنے قرضے واپس کیے گئے اور کتنے قرضے لیے گئے. اب دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی جو عمران خان یہ کوئی بنی گالا بیچ کے پاکستان کا قرضہ نہیں اتارے گا. اور جو آپ کی سابقہ گورنمنٹ تھی, وہ جتنے مال اس نے کمایا, پاکستان کا اپنا خزانہ خالی کیا, اب اس کو مینٹین کیا گیا ہے. ابھی وہ بڑا نہیں ہوا کہ اس میں بہت زیادہ پیسے ہوں اور آپ لوگوں کو سبسڈی دینا شروع کر دیں. اس لیول پہ نہیں آیا پاکستان کا خزانہ. جب اس لیول کا ہوگا تو ڈیفینیٹلی یہ ریاست, یہ جو عمران خان ہے, یہ جو گورنمنٹ ہے, چلیں گورنمنٹ کی باقی لوگوں کی نہیں میں بات کرتا, کم سے کم عمران خان تو کوئی پیسہ نہیں کھا رہا. کل کا بیان ہے شوکت ترین صاحب جو وزیر خزانہ تھے پہلے, آپ وہ ایڈوائزر ہیں, جی ملک صاحب, یہ ان کا کل کا بیان ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے تنخواہیں بر وقت ملیں گی. اس کا مطلب ہے کہ پیسے تنخواہیں دینے کے لیے نہیں تھے. اس مہینے وہ جو آیا ہے نا پیسے, تو اس سعودی عرب سے جو آیا ہے, انشاءاللہ کہتا ہے اس مہینے تنخواہیں بر وقت ملیں گی. تو اگلے ماہ کیا کریں گے؟ اس سے پہلے ایک پیسہ بھی نہیں تھا, تو کہاں تھا خزانہ؟ اچھا 3 سال ہو گئے, 3 سال پہلے مانا ہم نے, جو ڈاکو لٹیرے حکمران تھے سارے, خزانے خالی ہو گئے. 3 سال ہو گئے حکومت کو, تو ملک صاحب 3 سال میں کیا انہوں نے کمایا؟ وہی 3 سال سے اوپر ہو گیا نا. 3 سال میں خزانہ بھرنا چاہیے تھا یا پھر واپس جانا چاہیے تھا جو کچھ اس میں تھا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ یار بات یہ ہے, کوئی بڑا پروجیکٹ انہوں نے, آپ لاہور میں دیکھ لو, کوئی بڑا پروجیکٹ لاہور میں کوئی ہوا ہے کسی پاکستان کے کسی حصے میں تھے, انہوں نے تو موٹر وے بنائی, لمبی سڑکیں بنائی, ہاسپٹل بنائے, پتہ نہیں کیا کچھ بنایا لوہا بیچنے کے لیے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ لوہا وہ ان لوگوں کا بھی بکتا رہا, کہ ان کا تو اکیلے کا تو نہیں بکا نا. انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ملک میں نظر آتی ہے. بتائیں کہ انہوں نے 3.5 سال میں ایک پیسے کا کام کیا ہو, تو پیسے جاتے کہاں ہیں؟ اچھا چلیں 1 کروڑ نوکریاں, پیسے جاتے ہیں, 50 لاکھ گھر 2.5 سال میں ملک صاحب آپ کو ملتے نظر آئیں گے؟ دیکھیں جو مجھے تو 6 مہینے بھی نہیں نظر آتے. نہیں 2.5 سال رہ گئے نا اس گورنمنٹ کے. 6 مہینے بھی نظر نہیں آتے, آپ دیکھ لینا, میری بات لکھ لیں. میں گورنمنٹ کا نہیں پوچھ رہا, میں کہہ رہا ہوں اگر 2.5 سال حکومت اپنا 5 سال پورے کرتی ہے, جو خان صاحب نے وعدے کیے تھے 1 کروڑ گھر, 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں مل جائیں گی. اب آج کے حالات سے 100 گنا زیادہ بدتری ہوگی, میری بات لکھ لیں. چلے مہنگائی میں زبردست آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, 100 گنا زیادہ بدتر ہوگی اگر یہ 2 سال اور رہ گئے 2.5. میں ملک صاحب تو بڑی باتیں کر رہے ہیں نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ کل کو کسی کا, مجھے تو اپنا نہیں پتا, ملک صاحب کو اپنا نہیں پتا ہوگا, آپ کو اپنا, وہ کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. لیکن مایوسی, نا امیدی کبھی نہیں کرنی چاہیے.
इंसान को हर वक्त जो है ना वो अल्लाह ताला पे तवक्कल करना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला पे तो तवक्कल है, लेकिन जो हमारे हुक्मरान है, हमारे सरबराह हैं, वो तवक्कल वो नहीं करते, वो शायद वो अपने आप पे गुरूर बहुत करते हैं। आपके मुल्क को उजाड़ दिया गया, जंगल मजीद उजाड़ दिया गया इन 3 सालों में। आप यही कहना चाह रहे हैं, इन 3 सालों में मजीद उजाड़ गया, आपके मुल्क को बेहतर किया गया, आपकी इंडस्ट्री को बेहतर किया गया, आपकी अपना एक्सपोर्ट को बेहतर किया गया, फॉरेन रिमिटेंस को बेहतर किया गया। आपको पता है कि चारों सूबों में इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बनी है। मेरा छोटा सा शहर है, उसमें हॉस्पिटल भी बन रहा है, यूनिवर्सिटी भी बन रही है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां बना रही है। आपके मेहंदी भट्टी साहब है, उनकी जाती कोशिश से उन्होंने कहा जी नहीं मैंने आपकी पार्टी ज्वाइन की है, मुझे ये चीजें चाहिए। ये तो मेहंदी भट्टी साहब की वहाँ पे कोशिश है, वो हमेशा हफ्ताबाद के लिए करते हैं। बाकी शहर में बताएं, मुझे बताएं मेरी बात में, लाहौर इतना बड़ा शहर है, पुराने हॉस्पिटल सरकारी के अलावा आज तक कौन सा नया सरकारी हॉस्पिटल बना है? 10 नई फ्री मिलती थी, आप एक गोली भी अस्पताल से वो भी नहीं है। मलिक साहब कोई हॉस्पिटल बना, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, नए हॉस्पिटल बन रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मलिक साहब कह रहे हैं कि दवाई नहीं मिलती, भाई दवाई तो आपको फ्री मिलेगी, आपके पास पैसे होंगे तो आप तो तब खरीदेंगे, आपकी जेब में पैसे होंगे। आप अपनी मेडिसिन लेने जाएं, आपकी जेब खाली होगी तो क्या आपको जो गवर्नमेंट फ्री देती थी, बात उनकी हो रही है, बात कर रहा हूं ना मेरे भाई, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट के पॉकेट में पैसे होंगे तो आपको भी मिलेंगे ना। आपको पैसे देखें वो मेंटेन किया अभी उसको आप ये नहीं कर सकते कि वो इतना बड़ा हो गया खजाना के आपको पैसों की नहरें। अच्छा चले मैं आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ। मलिक साहब, ऑपोजिशन पीडीएम क्या कर रही है? क्या समझते हैं कि महंगाई के खिलाफ अब तहरीकें शुरू हो चुकी हैं, जलसे जुलूस धरने शुरू हो चुके हैं? क्या समझते हैं वो अवाम के साथ वो उनकी हमदर्दी में शरीक है, या मजीद हुकूमत के लिए वो कहते हैं ना जलते पे तेल का काम वो कर रही है? उनका मकसद क्या नजर आपको आ रहा है? वो पीडीएम उस तरह नजर नहीं आ रही जो उनका वायदा था, लॉन्ग मार्च करेंगे, ये करेंगे। अब तहरीक उनकी है, धरने चल रहे हैं इस वक्त, तो क्या समझते हैं कि उनका मकसद क्या है? सियासत जो है ना वो लम्हा बलम्हा बदलती रहती है, कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। पीडीएम की जो पॉलिसी है वो पहले कुछ थी, फिर कुछ होगी, फिर बदली, फिर चेंज हुआ, फिर जो हालात के साथ साथ पॉलिसियाँ बदलती रहती हैं। अब इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि पीडीएम चाहती है कि अगले 6 महीने तक इलेक्शन हो जाए, और वो चाहती है कि इलेक्शन हो और हम फुल मैंडेट के साथ आएँ, अपनी पॉलिसी और अपने इम्प्लीमेंट जो करें वो पूरा इख्तियार करें, उसकी जिम्मेदारी भी लें। इसलिए ये जो अब जो जलसे जुलूस हो रहे हैं ना, ये पब्लिक को मोबिलाइज किया जा रहा है इलेक्शन के लिए। ये इलेक्शन का समय, इलेक्शन कैंपेन समझे शुरू, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। ठीक है, मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि इन हाउस चेंज के लिए नवाज शरीफ मान नहीं रहा था। वो कहता है इन हाउस चेंज करें तो हम भी 6 महीने साल में इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकते, जितना ये खाई में गिर चुका है, इसको निकाल नहीं सकते। लिहाजा हम इन हाउस चेंज के जरिए नहीं आना चाहते, हमें फुल मैंडेट मिलेगा, इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। तो फिर फ्रेश इलेक्शन चाहते थे, इसलिए वरना ये इन हाउस चेंज के जरिए तो ये कल उसको उतार सकते हैं। आपको पता है कितने 22 लोग जो है ना वो खटक साहब जो है ना वो एमएनए लेकर लहदा बैठ गए। 3-3 ग्रुप बने हुए हैं, 4-4 ग्रुप में धड़े हैं, के 20 लहदा बने हुए, तो यहाँ को इन हाउस चेंज लाना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन मुस्लिम लीग जो बड़ी पार्टी है वो इन हाउस चेंज के लिए मान नहीं रही थी, नवाज शरीफ नहीं मान रहा था, वो कहता था कि फ्रेश इलेक्शन की तरफ आओ। अब एक नई बात सामने आई है, वो है खुर्शीद शाह फार्मूला। उस खुर्शीद शाह फार्मूले पर अब गौर हो रहा है। खुर्शीद शाह फार्मूला ये है कि आप ऐसे करें, इन हाउस चेंज लाकर किसी बंदे को वजीर आज़म बना दें और उससे ये पक्का एग्रीमेंट लें कि वो 6 महीने बाद असेंबली डिसॉल्व करके फ्रेश एक्शन करा देगा। अब इस फार्मूले पर गौर हो रहा है, इसको कहते हैं खुर्शीद शाह फार्मूला। तो क्या समझते हैं कि ये फार्मूला कामयाब हो जाएगा? आसमा शराजी के प्रोग्राम में उसने ये कहा था कि मेरा ये है फार्मूला कि इस पर अमल किया। अब जो है ना अपोजिशन इस पर गौर गोश कर रही है कि ये वाकई एप्लीकेबल है। उसमें अब गौर गोश के बाद जो नतीजा निकला है वो ये निकला है, नवाज शरीफ ने कहा कि चलो मैं इस फार्मूले को मान लेता हूँ कि इन चेंज कर लें, लेकर एक बात है, ना तो हम वजीर आज़म बनेंगे ना कोई वजारत लेंगे, सही है, कोई और वजीर आज़म बने, और उससे ये मेक श्योर किया जाए कि वो 6 महीने
या 4 महीने या 5 महीने या 3 महीने बाद असेंबली। चलिए देखें ये फार्मूला कामयाब होता नहीं। तारिक साहब अभी मलिक साहब ने भी कुछ चीजें बताई ऑपोजिशन के बारे में, आप क्या कहते हैं? मलिक साहब तो अंदर की बातें कर रहे हैं, आप बाहर वाली कर रहे हैं। मेरे पास अंदर की बातें नहीं है, लेकिन मैं जो बात करता हूँ आप बाहर की जो अवामी बातें हैं वो बताएं तारिक साहब। मैं वही बात कर रहा हूँ। एक तो मैं इनकी बात को कभी भी नहीं एग्री करूँगा। एक तो नवाज शरीफ का कह रहे हैं कि वो मान लिया था, वो तो अपने घर में जो सुप्रीम कोर्ट में मान के गया और ये हमारा है, लेकिन उसकी मनी ट्रेल नहीं गया, दे के गया और जेल सारी वो चीजें वो हर रोज डिस्कस। पीटीआई ने बाहर जाने दिया ना, पूरी मुलव्वस है ना, नवाज शरीफ को बाहर भेजने में पूरी पीटीआई मुलव्वस है। उसमें कारकर्दगी का कोई लफ्ज नहीं है, ये चोर डाकू ये मान के गया, ये मनी ट्रेल, इसके अलावा कोई मलिक 4 साल में कोई बात नहीं कर रहा। उसमें अच्छा आपने किया क्या? सुन लो ना, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब नून लेके गवर्नमेंट जाती है तो आपका खजाना वो 14 अरब डॉलर या 12 अरब डॉलर दो रहा है। आपका अभी खजाना जो वो 26 अरब डॉलर पे है। तो मुझे ये बता दें मलिक साहब सिर्फ ये कि कबाड़ा नून लीग ने किया था या पीटीआई ने किया? 26 अरब डॉलर है तो महंगाई क्यों इतनी हो? सर महंगाई ऑयल आपका 450 रुपए लीटर हो चुका है तारिक साहब। आटा आपको 80-90 रुपए किलो मिल रहा है, चीनी 130 रुपए पे पहुंच चुकी है। सर वो क्या करने 26 अरब डॉलर भी गवर्नमेंट ने, क्या वो अपनी जेबें भर रहे मेरी हैं? बात सुने ना, नून लीग के दौर में 130 से 40 नहीं चीनी हुई, नहीं 128 पे डीजल नहीं हुआ। में इस रेट पर चीनी का मेरे पास सारी चीजें मौजूद हैं। आप सबका जो चीजें पेट्रोल और चीनी का ये रेट 74 साल में कभी भी नहीं मैं रहा। अर्ज करता हूँ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी पंजाब में, नून लीग की गवर्नमेंट थी, 2010 की बात कर रहा हूँ, चीनी 130 से 40 गई। और जिस वक्त पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया था, वो आपके पास फैक्ट्स आए होंगे जो जमात में बना के भेजे हैं। सर सुन तो लेना, मुझे भी कर लेना। जी बताएं। वो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इस पे नून लीग पे इल्जाम लगाया था कि इन्होंने क्रैशिंग नहीं शुरू की, देर से शुरू की। तो भाई आप 10 साल पुराना रेट अभी तक नहीं हुआ जो आपके दौर में हुआ था। तो आप महंगाई ना करें, महंगाई पूरी दुनिया में हुई है, लेकिन ये ऑनेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट से ऑनेस्ट शख्स है पाकिस्तान का वजीर आज़म, जो सेटिस्फाइड चोर है, वो आप उसको मुझे सिर्फ ये बता दें, मलिक साहब भी फरमा दें कि जो इतना बड़ा वो आप कोई सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामला हुए, कोई एक सिंगल चीज भी पाकिस्तान के लोगों को ही बता देता कि ये है सच, मैं अदालतों को अच्छा जो नैब ने पकड़े तारिक साहब इतने सारे लोग, खुर्शीद साहब भी 2 साल के बाद बाहर आ चुके हैं, साथ रफीक साहब आए, ख्वाजा सलमान रफीक आया, जितने इन्होंने चोर डाकू पकड़े कोई प्रूफ मिल सका? ऐसा मलिक साहब वन लाइनर बताइएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, वो कैसे फिर बाहर आ गए? अगर वो चोर डाकू सारे थे आप तो नैब क्यों नहीं उन्हें फिर आगे लेके चल सकी? आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़े ना, जो ख्वाजा साद रफीक के जब उन्होंने बेल ग्रांट की है, वो कहते हैं कि ये क्या आपने किया है, इससे बड़ी झूठ, इससे बड़ा फ्रॉड, या आप क्या कर रहे हैं? आप नैब की वो खिंचाई की है उन्होंने, वो तबर्रे और नैब पर कलमात सुप्रीम कोर्ट ने बोले हैं जब उसके बेल ग्रांट उनकी कारकर्दगी पे। हाँ जी, उन्होंने कहा ये क्या डॉक्टर साहब वन लाइनर बताइएगा, अभी जो नैब के हवाले से बातें हुई कि अगर ये सब लोग चोर डाकू हैं तो फिर उन पे साबित क्यों नहीं हो सका? खुर्शीद साहब रहते और फिर सैकड़ों साल अंदर रहते, मर जाते वहीं पे। जो नैब की प्रोसिक्यूशन है ना, वहाँ की प्रोसिक्यूशन को जब मजबूत किया जाएगा, जब उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। देखिए वकील तो वकील है ना, उसे तो सबूत चाहिए, जब सबूत के साथ वो आप भी माहिर कानून है, सबूत के साथ बात करेंगे ना अदालत में। इनको 10 साल और दें तो फिर ये प्रोसिक्यूशन को मजबूत करेंगे तो फिर पकड़े जाएंगे। और 10 साल दें, सुन तो लेना, अभी तो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। नैब ना तो पीटीआई ने बनाई है, ना कोई जो इनके खिलाफ केसेस थे ना तो वो पीटीआई ने बनाए हैं। ये इनकी अपनी दोनों की जो सियासी इनकी वाबस्तगी है दोनों के साथ, जो पीडीएम बनी फिर पीडीएम ख़त्म हुई। अभी एक सिंगल लाइन बोलूँगा कि अभी नवाज शरीफ को अभी जरदारी को रिलीफ दे दिया जाए, महंगाई सामान पे चली जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले इनको नहीं पड़ेगा, अवाम को फर्क पड़ता है और पड़ा और मजीद पड़ता रहेगा। इनको अपना रिलीफ दे दें, 400 पे चीनी चली जाए, 400 पे चीनी चली जाए, मैं प्रोग्राम वाइंड अप करना चाह रहा हूं। दे दें,
تو یہ تماشے جو اب کر رہے ہیں نا یہ اسی وقت ختم ہو جائیں ریلیف گے. کو عدالتیں دیں گی تو طارق انشاءاللہ صاحب ضرور دیں گی. وہ جب عدالتوں نے ریلیف دیا تو عدالتوں کو گالی ملی. چلیں جی آپ پروگرام کا کیا وقت ختم ہو گیا. ملکہ آفتاب صاحب آپ کا بہت شکریہ, طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, دونوں ماہرین نے اپنا اپنا تجزیہ انہوں نے پیش کیا, قانونی طور پہ بھی اور عوامی طور پہ بھی. لیکن اصل چیز جو آخر میں طارق صاحب نے کہا کہ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے ان کو نواز شریف کو یا پیپلز پارٹی کو عوام کی ضرورت نہیں, کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے, پی ٹی آئی کو بھی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اقتدار لینا تھا, لے لیا, مہنگائی عروج پہ چلی جائے, عوام بھوکی مر جائے. خان صاحب کو, نواز شریف کو یا زرداری کو یا کوئی اور حکمران جو آئندہ آئے گا, کسی کو فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا عوام کو پڑے گا. اب آگے جا کے جو حالات ہیں 2022 میں, ہمارے ایک تجزیہ کار ہیں عارف بٹ صاحب, انہوں نے بڑا اچھا کہا تھا آج سے 6 ماہ پہلے کہ آگے مہنگائی مزید ہوگی اور 2022 عوام کے لیے اور مشکل ہوگا. اور ان کی جو باتیں تھیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں. اور 2022 آگے کیسا ہوگا, ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کھیل شروع ہے, ابھی تو فلم باقی ہے. دیکھتے ہیں آگے مہنگائی کس طرف جاتی ہے. مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے گا. میں مہمانوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اور دیکھتے رہیے ون ٹی وی.